चलिए, तो सुनिए, तो हम ये बता रहे थे कि देखिए, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत मैंने बताया सूर्य बताया था, और मैंने बताया था कि इस जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में बताया था जो है, और मैंने बताया था कि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अवघटनकर्ता आते हैं, बोलिए। और उत्पादक के अंतर्गत मैंने ये बताया था कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वही उत्पादक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। जो अपना भोजन स्वयं बनाए वही उत्पादक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो है, बोलिए। तो पेड़ पौधे क्या हुए? उत्पादक हुए। और जो उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं जो है, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत मैंने बताया था प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक और तृतीयक मांसाहारी होते हैं, बोलिए, मांसाहारी होते हैं। और एक मैंने बताया था डिकम्पोजर या अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता का मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें मर जाएं, समझ रहे हैं, उन सब चीज़ों को डिकम्पोज करके, अपघटित करके जो है ह्यूमस में चेंज कर देता है, उसी को अपघटनकर्ता कहते हैं। बोले जीवाणु है जैसे, हाँ, तो जीवाणु हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, और ये जो है आपके जो है दीमक हैं, ये सब जो है अपघटनकर्ता के अंतर्गत आएंगे जो हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। इसी के अंतर्गत मैंने बताया था खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला मैंने बताया था, अगर वह खाद्य श्रृंखला रहेगा तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होगा, एक दिशा में होगा। अगर उसमें जो भी चीज़ें रहेंगे, जो भी उत्पादक उपभोक्ता रहेंगे, उनकी निगाह केवल एक पर रहेगी जो है। लेकिन खाद्य अगर जाल रहेगा तो उस पर निगाहें कई जगह रहेगा जो है, उसको भी देखता रहेगा, उसको भी देखता रहेगा, जौने मिले तौने चटकई जे जौन बाटे, बोलिए। जैसे सर्प है, अगर खाद्य जाल के अंतर्गत देखेंगे तो वह चूहों को भी खा सकता है, सर्प जो है वह जो है कीट पतंगों को भी खा सकता है जो है, बोलिए। वह जो भी चीज़ मिला उसको भी खा सकता है जो है, ये खाद्य जाल के अंतर्गत आएगा, बोलिए। और खाद्य श्रृंखला का मतलब ये होता है कि केवल एक पर ही निगाह रखे। अगर सर्प है तो केवल चूहे को ही खोजता रहे, तो वहाँ पर खाद्य क्या हो जाएगा? श्रृंखला हो जाएगा। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है जो है, ठीक है ना। तो ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल हो गया इसके अंतर्गत। इसी तरह हमने बताया था एक जो है आपको पिरामिड के बारे में। पिरामिड का मतलब ये होता है कि 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। एक संख्या का पिरामिड होता है, एक जीव भार का पिरामिड होता है, एक ऊर्जा का पिरामिड होता है। मैंने क्या बताया? संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और एक ऊर्जा का पिरामिड। 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं जो है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि अगर संख्या का पिरामिड पूछे और जीव भार का पिरामिड पूछे तो वह उल्टा और सीधा दोनों बनता है। क्या बताए हम जो है? संख्या का पूछे अगर पिरामिड, और अगर जीव भार का पूछे तो उल्टा और सीधा दोनों बनता है। लेकिन अगर ऊर्जा का पूछे तो हमेशा सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा जो है। तो हमने बताया ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा। अगर पूछे संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड अगर कैसा बनता है तो वह उल्टा और सीधा दोनों बनता है जो है, इसको ध्यान में रखिएगा जो है, ठीक है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि रबी की फसल कौन सी है, बोलिए। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, चना, मटर, मंसूर, ये सब चीज़ें हैं। गेहूँ, चना, मटर, मंसूर, सरसों, अलसी। जैसे गेहूं के साथ मैंने बताया था सरसों भी बोया जाता है, चना भी बोया जाता है, बोलिए। तो ये सब चीज़ें क्या है? रबी की फसल है जो है, बोलिए। चलिए रबी की फसल। अब आप आइए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? ये ऐसा होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ इतना ज़्यादा धुआं हो जा रहा है जो है, कालापन हो जा रहा है, पॉल्यूशन हो जा रहा है, जिसके कारण जो है उसके चारों तरफ पृथ्वी की एक लेयर बन जा रहा है। और लेयर बन जाता है तो ब्लैक का लेयर बन रहा है। इसलिए सूर्य के प्रकाश को जब वह शोषित करेगा तो क्या बढ़ाएगा? पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएगा। सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है, उसके अंदर से आएगा तो टेम्परेचर को बढ़ाएगा जो है। या जो है अगर यहाँ से कोई अगर पॉल्यूशन, जैसे जो ऊर्जा टेम्परेचर है,
वह उसके बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऊपर लेयर है। बोलिए, लेयर है। तो ये बताइए, तब उमड़ घूमड़ करके पृथ्वी के टेम्परेचर को ही बढ़ाएगा। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे जो है ध्रुवों के बर्फ पिघलेंगे। ध्रुवों के बर्फ पिघलेंगे तो निश्चित तौर पे वो कहाँ जाएंगे? समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो जो बड़े बड़े महानगर हैं जो है वो डूब जाएंगे। यही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग यही है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। यही जानते रहिए, ठीक है ना। हाँ, एक है ओजोन क्षरण के, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मैंने अभी क्या बताया था? कौन सी बैठक हुई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसी में जो है 16 सितंबर को जो है यह डिसाइड किया गया कि जो है हम लोग ओजोन दिवस मनाएंगे जो है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के संदर्भ में है कि ओजोन को हम लोग किस तरह जो है बचाए रखें जो है, क्योंकि हमारे पृथ्वी का वह सुरक्षा कवच कहलाता है। क्योंकि अगर ओजोन का परत क्षरण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो अल्ट्रावायलेट रेज है सूर्य का, वह अल्ट्रावायलेट रेज जो है एंट्री कर जाएगा पृथ्वी पर जो है। इससे जो है त्वचा कैंसर जो है ये सब मानव के हो जाएंगे जो है। क्यों आप लोग देखिए, हाथ में लगा के आते हैं ग्लव्स व्लव्स, क्यों आते हैं? काला न हो जाए। तो काला कैसे होता है? धूप से होता है। धूप में क्या होता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज होता है। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण सब लोग मुंह बांधे रहते हैं, मुंह बांधे रहते हैं। हाथ हो तो देखिए पहनते हैं जो है, यही है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आता है तो वह निश्चित तौर पे त्वचा को डिके कर देता है, काला कर देता है। समझ? तो यही समझ। तो इसको ध्यान से रखिए। चलिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पेड़ पौधे जो काटे जाते हैं उसी के संदर्भ में जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है इसके संबंध में उत्तराखंड में जो है एक आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। इसी तरह एक एपिको आंदोलन था, ध्यान दीजिएगा। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में चला था। कहाँ चला था? अगर पूछे एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में, अगर पूछे चिपको आंदोलन तो उत्तर भारत में जो है उत्तराखंड के अंतर्गत सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए, इसी के अंतर्गत जो है एक पूछा जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण के संदर्भ में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। सासाकावा पुरस्कार जो है इसी के संदर्भ में दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है इसी पर्यावरण के संरक्षण के अंतर्गत दिया जाता है। किसके संदर्भ में? पर्यावरण के संरक्षण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही जो है हमने बताया ग्लोबल 500 का पुरस्कार दिया जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण आप लोग करिए जो है इसके अंतर्गत जो है। तो ये सब पुरस्कार होते हैं जो कि पर्यावरण को जो है बचाने के लिए जो है पर्यावरण का संरक्षण दिया जाता, इसके संदर्भ में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके संदर्भ में? पर्यावरण के संरक्षण के लिए। बोलिए। हाँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया ग्लोबल 500। और यह कौन देता है? तो यूनेप देता है। एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम उसका नाम है। यूनेप एक संस्था है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यही संस्था जो है ये सब पुरस्कारों को देता है। समझ नहीं? ये हो गया जो है। चलिए, अब जैसे कहा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। फिर इसी के अंतर्गत कहा जाए भाई श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध से जो है, बोलिए। नीली क्रांति मत्स्य से जो है, पीली क्रांति तिलहन से है, यानी सरसों या तिलहन से है जो है। इसको ध्यान में रखिए। श्वेत क्रांति दुग्ध से है, नीली क्रांति मत्स्य से है जो है, पीली क्रांति तिलहन से है। इतना आप लोग जानते रहिए। अंडा जो है, रजत क्रांति, ये सब बहुत कुछ है जो है इसके अंतर्गत जो है। भूरी क्रांति है, उर्वरक संबंधित है जो है। समझ? लाल क्रांति भी है इसके संबंधित में, जो है टमाटर से संबंधित है, मांस से संबंधित है जो है। ये सब बहुत क्रांतियाँ हैं, लेकिन ये 4-5 क्रांति है, इसको जानते रहिए। ठीक है ना। अब इसी के अंतर्गत आइए, सुनिए। एपी कल्चर के अंतर्गत किसका हम लोग अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का। अगर पूछा जाए कि एपी कल्चर के अंतर्गत क्या देखते हैं, तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर के अंतर्गत है। अगर पूछा जाए सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को जो है हम सेरीकल्चर कहते हैं, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। बोलिए। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा जो, ठीक है। अब फिर इसी के अंतर्गत हमने बताया कि जीवाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे हमने कहा टेटनस रोग जीवाणु से होता है। बोलिए।
जैसे कालरा रोग जो है, वाइब्रो कालरा जो है जीवाणु से होता है, जो है वो सब ना, टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, वाइब्रो कालरा जो है ये जीवाणु से होता है। इस तरह टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, कोढ़ हुआ, ध्यान दीजिएगा, निमोनिया, टाइफाइड, कोढ़, टिटनेस, कालरा, ये सब किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। अच्छा पूछिए भैया विषाणु से कौन से रोग होते हैं? विषाणु से बहुत होते हैं। जैसे एड्स रोग विषाणु से होता है, एसिक्वाइड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं एड्स को, जो है यह विषाणु से होने वाला रोग है। जैसे आपका जो है गलसुआ, गलसुआ गाल में होता है आप लोगों के, अब नहीं होता है गलसुआ, हम लोग छोटे छोटे थे ना तो बहुत होता था, ये वायरस से होता है। पहले हम लोग पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो जान लीजिए गलसुआ होता था, यहाँ पूरा लाल हो जाता था जो है, और उसके बाद 12 सिंघा का जो है माता जो होती हैं वो था पे सिल पर जो है रगड़ करके 12 सिंघा जो है उसी को लगा देती थी, चिपका दे, पापड़ छोड़त रहा है जोन बटई, और अगर छोड़ा जाए तो उजड़ जाल बहुत दर्द होता रहा। तो गलसुआ किससे होता है? विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। अगर पूछा जाए कि जो कुत्ते काटते हैं रैबीज किससे होता है, तो रैबीज भी विषाणु से होता है। अगर पूछा जाए छोटी माता बड़ी माता किससे होता है, तो ये सब विषाणु से होता है। अगर पूछा जाए ट्रोकोमा रोग किससे होता है, तो विषाणु से होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए खसरा भी होता है विषाणु से, ट्रोकोमा भी होता है। ट्रोकोमा जानते हैं क्या है? आँखों का लाल होना ट्रोकोमा है। देखिए 9 प्रकार के रोग होता है आँखों के अंतर्गत, लेकिन आप जानते रहे विषाणु के अंतर्गत जो है ट्रोकोमा रोग होता है। कौन सा रोग? तो ट्रोकोमा रोग किससे होता है? विषाणु से होने वाला रोग ट्रोकोमा है। विषाणु से होने वाला रोग जो है आपका जो है बड़ी माता है। विषाणु से होने वाला रोग छोटी माता है। विषाणु से होने वाला रोग एड्स है जो है। विषाणु से होने वाला रैबीज है जो है। बोलिए, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। एक रोग और होता है मेनिंजाइटिस रोग। हाँ, मेनिंजाइटिस, हाँ, तो मेनिंजाइटिस रोग भी जो है ये भी जो है आपके जो है विषाणु से होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर पूछते गोनेरिया रोग किससे होता है, सुनिए, गोनेरिया रोग नहीं, गोनेरिया रोग जो है जीवाणु से होता है। किससे होता है? हाँ, गोनेरिया रोग क्या है? ये महिलाओं में गोनेरिया रोग होता है। महिलाओं में गोनेरिया रोग होता है विशेष तौर पर जो है ये समझ इन्फेक्शन वाली बीमारी है, समझ नहीं, तो इन्फेक्शन वाली बीमारी गोनेरिया रोग है इसके अंतर्गत जो है, समझ नहीं, तो इसको समझते रहिए। चलिए अब आइए, हमने बताया का अभी बताया कि जीव भार और संख्या का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा और सीधा दोनों होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। बोलिए, सीधा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिए जो है। अब आते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो जैसे मीथेन है, बोलिए मीथेन है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? अभी भी चर्चा हुआ ग्रीन हाउस गैस, या समझ नहीं, तो ग्रीन हाउस के अंतर्गत जो है आपका मीथेन है, जलवाष्प है जो है इसके अंतर्गत जो है, और क्या है? जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। मीथेन इसका सूत्र है मीना का जलवा। हाँ, नहीं इसमें नहीं आएगा CFC, तो ओजोन के लिए है, CFC दिया है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन विशेष तौर पर ग्लोबल हाँ, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, हाँ सही, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन 4 आप लोग विशेष तौर पर जानते रहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक मीथेन, एक जलवाष्प, विशेष तौर पर जानते रहिए, इसी में से आता है आपके जो है, तो समझ रहे ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। मीना का जलवा, मीना का मतलब मीथेन, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा मतलब जलवाष्प। इस तरह 3 यादें की है राजवन बटाई, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा जो है, ठीक है ना। तो वही ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है वही चारों तरफ वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा देना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है ना। देखिए, अगर CFC दिया है जो है, तो CFC विशेष तौर पर जानते हैं इसके लिए नहीं है। अगर दिया है तो वह ओजोन परत के क्षरण के लिए विशेष तौर पर CFC गैस होगा, क्योंकि उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, C क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और जो क्लोरो होता है यानी क्लोरीन, ये जा करके ओजोन से मिल करके जो है वह नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो वह विशेष तौर पर ओजोन के क्षरण के लिए CFC है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग पूछे तब आपके लिए केवल आप मीथेन पर मारिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मारिएगा, जलवाष्प को मारिएगा जो है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए
हमने अभी बताया था अम्ल। अच्छा बताइए अम्ल वर्षा का क्या क्या कारण है, दो बताइए, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मैंने बताया था जिसके कारण सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि ये जल वर्षा के जल से मिल करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो यह जो है क्या करेगा, जो है बोलिए, जब वो पड़ेगा पत्तियों पर पड़ेगा जो है, और उसके बाद जो है जाकर ताजमहल पर पड़ेगा तो वह जो है उसको पीला कर देगा। ठीक है ना। चलिए, हाँ चलिए अब सुनिए, अगर पूछा जाए कि भूमिगत जल प्रदूषण का कारण कौन सा है, कौन सा तत्व, अगर पूछा जाए कि भूमिगत जल के अंतर्गत भैया प्रदूषित होगी बाटे जल भूमिगत के, इसका कारण क्या है भूमिगत जल का प्रदूषण का, जो है आर्सेनिक है। अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो विषाक्त हो जाता है। इसीलिए जानते हैं जब कभी जांच करने के लिए आते हैं, पानी के नल को ले जाते हैं, वहाँ पर ब्लॉक पर से आते हैं जो है, तो जानते हैं यही जांच करते हैं कि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कितनी है जो है। अगर उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वह विषाक्त हो जाएगी, उसको पीने से आदमी मर भी सकता है। और एक रोग हो जाता है इसके कारण, ब्लैक फुट रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक फुट रोग होता है। तो आर्सेनिक अगर जल में मिला रहेगा तो वह विषाक्त हो जाएगा। इससे एक रोग होता है, उसका नाम क्या है, ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, ब्लू बेबी रोग, ध्यान दीजिएगा, ब्लू बेबी रोग किससे होता है, हाँ, बच्चे जो झांग निकालते हैं, बुलबुला टाइप सोवत है, बुलबुला उनके बगले से निकलता है, बोला मनायुग निकलत है, तुमको पता लाख टपका बात है, सोवा है पूरा निकरा बाटे, बोला हो। हाँ बबल बेबी ये क्या कहते हैं। तो बबल बेबी मतलब होता है बुलबुला, तब बेबी के अंदर ज़्यादा होता तो इनते के नाम ही होगी ब्लू बेबी रोग, नाइट्रेट के कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ब्लू बेबी रोग किसके कारण होता है, नाइट्रेट के कारण। एक रोग होता है इटाई रोग, इटाई, ध्यान दें, इटाई रोग होता है, यह कैडमियम के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चलता है, इतना चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चलता है कि जान ला कि ऐसी हर प्रतियोगी परीक्षा में तो कब मिले। इटाई रोग कैडमियम से होता है, इटाई रोग कैडमियम से होता है। भाई बहुत से लोग, आप ही लोग जो है ये बताइए, मिठाई देते हैं ना, तो मिठाई में कभी कभी कैडबरी टॉफ़ी भी देते हैं ना, बोलिए, गिफ्ट ले जाते हैं कैडबरी टॉफ़ी भी देते हैं। तो अपने मित्र को तो वहाँ पर याद किया रहा, इटाई से याद किया रहा, मिठाई, तो कैडबरी टॉफ़ी भी तो मिठाई है, तो याद कर लीजिएगा इटाई रोग कैडमियम से। बोलिए, मिनीमाटा रोग पारा से, मिनीमाटा रोग किससे है, पारे से होता है, इसको समझिएगा। एक मिनीमाटा रोग जो है जापान में हो गया था रोग, जो है वहाँ के लोग जो है दिक्कत हो गई थी वहाँ के लोगों, तो मिनीमाटा रोग जो है पारे से होता है। तो मिनीमाटा रोग पारा से, इटाई रोग कैडमियम से, ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट से जो है, और जो है ब्लैक फुट रोग जो है आपकी जो है आर्सेनिक से होता है। इतना जानत रहे जोन बटे। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि ध्वनि प्रदूषण को जो है कम किया जाए, जैसे हमने कहा कि आपका 4 लेन है जो है, उस 4 लेन पर गाड़ियां जा रही हैं जो है, तो ये बताइए हार्न दे रहा है जो है, तो ये बताइए अगर उस हार्न के आवाज़ को जो है अगर कम किया जाए, कि उसका आवाज़ कम जो है अगल बगल ध्वनि प्रदूषण न फैलाए जो है, उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए यह किया जाए कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब करते हैं, समझ नहीं, उसी को कहते हैं ग्रीन मफलर कहते हैं। ध्यान दे, सुने हैं क्या नाम, हाँ, तो ग्रीन मफलर यही है। जैसे तू कनेर का फूल लगावत है, सड़के पर लगा बटे, बीचों बीच सड़कें देखता हो, सड़कों के किनारे क्यों लगाए जाते हैं पौधे, ध्यान दीजिए, वो तो मान लो ठीक है, यह है, तो बीच में देखा तो बहुत पौधा लगे हैं ना, वो ग्रीन मफलर का काम करते हैं। बहुत से पौधे देखिए सड़क के किनारे इधर लग रहा है, तो किसके लिए, ग्रीन मफलर का काम करते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण को भी रोकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने से। पूछ लें भैया, क्यों भी पूछ सके तो भैया ग्रीन मफलर क्या है। ग्रीन मफलर मतलब समझिए हरा मफलर जाड़ा में जोन कह दिया तो वो है ग्रीन मफलर। ना ही भैया ग्रीन मफलर जाड़ा वाला ना ही है, बल्कि ग्रीन मफलर है पौधे ऐसे लगाए जाएं सड़कों के किनारे जो कि उसके डेसिबल की यानी ध्वनि प्रदूषण को जो है उसको शोषित कर ले जाए, जिससे जो है बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण न होने पाए। यही है आपका जो है, समझ नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, ओजोन के क्षरण हो रहा है जो है, उसकी मोटाई, ओजोन की मोटाई को किससे नापते हैं? अगर पूछे ओजोन की मोटाई को किससे नापते हैं, बोलिए। डाप्सन से नापते हैं। किससे नापते हैं? इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पूछे ओजोन की मोटाई किससे नापते हैं, डाप्सन से नापते हैं। किससे नापते हैं? तो ओजोन की मोटाई किससे नापेंगे? डाप्सन से नापते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ओजोन की मोटाई डाप्सन से। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जो भी चीज़ें यूज करते हैं मार्केट की जो है, उसमें एक लोगो लगा होता है। तो 3 प्रकार के लोगों को आप जानते हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है। एक आपका होता है एग मार्क, एक होता है इको मार्क, एक होता है होल मार्क। हमने क्या बताया? एग मार्क, इको मार्क, होल मार्क। ध्यान दीजिएगा, एक मार्क, इको मार्क, होल मार्क, तीन प्रकार के लोगो होते हैं। अगर ये 3 प्रकार के लोगो अगर नहीं लगाएंगे तो मार्केट में उनका जो है प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अगर वो होलोग्राम वाला नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि इनका मार्केट में जो आया है प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं ब्लैक यानी बैक डोर से कहीं बन रहा है, वह मार्केट में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे दाल का पैकेट आपने लिया, जैसे घी का पैकेट लिया आपने जो है, अगर उस पर लोगो नहीं लगा है उसका जो है, इको मार्क का जो है, समझ रहे हैं, तब इसको मतलब हुआ कि वह जो है कहीं न कहीं फर्जी ढंग से कोई व्यक्ति मार्केट में लॉन्च कर दिया है और वह उसको बिकने का राइट नहीं है। क्योंकि अगर ये बताइए, अगर कुछ जो कंपनी बनाती है कोई प्रोडक्ट, तो वह जानते हैं जिम्मेदारी लेती है कि मेरा होल मार्क है, मैंने ओरिजिनल पैकेट सब बनाया है जो है, इसलिए अगर कुछ किसी को, जनता को कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी मुझे हो, मैं ले रहा हूँ। बोलिए, अगर आपने जो है मैगी खा रहे हैं तो मैगी पर अगर उसका लोगो लगा होगा कि भैया अगर इसकी में कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है जो है। लेकिन अगर ऐसा मैगी पटा बाटे जो बटे जौन ओकर लोगो लगा ही नहीं बैठे, तब वहाँ पर जानते क्या होगा, अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं ले पाएगा। भैया पता ना कहाँ से बनता है, ये एक प्रोडक्ट कहाँ पर बनता है, वो मतलब बैक डोर से कहीं अगल बगल से या कहीं से भी वो बन रहा है। बोलिए, आप देखते हैं बच्चे बहुत से यूज करते हैं, चिप्स यूज करते हैं जो बटे मार का के जो पॉपकॉर्न यूज करते हैं, जो बोला नमकीन यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिस पर होल उसका लोगो नहीं लगा है। इसका मतलब हुआ कि बच्चे जो है उसको यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे अगर उनको कुछ हो जा रहा है तो जो है उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा जो है। ऐसे में मुआवजा भी दिलवाया जा सकता है इसके अंतर्गत जो है कि मेरा प्रोडक्ट है और मेरा प्रोडक्ट जो है इसके कारण हुआ, तो वहाँ पर मुआवजा मिल सकता है। बोलिए, क्या कह रहे हैं? अरे आप खोजेंगे तो मिलेगा, मिलेगा, खोजेंगे तो मिल जाएगा। बोलिए, सुनिए, अब सुनिए, ध्यान दीजिए। जैसे इको मार्क क्या है, पहले सुनिए, इको मार्क क्या है? पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद के लिए इको मार्क होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे इको मार्क का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद। अब ध्यान दीजिए, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा कि आप गाड़ी गए खरीदे जो है, आपने गाड़ी खरीदा जो है, तो अब जो गाड़ी आएगा तो उस पर एक इको मार्क, मतलब ध्यान दीजिएगा, उस पर एक लोगो लगा रहेगा। लोगो ये लगा रहा है कि यह B6 गाड़ी है जो है, और B6 गाड़ी ही अब जो है सड़क पर चलेगा जो है। अगर B6 के अलावा गाड़ी रहेगा तो वह सड़क पर नहीं चलेगा, अब बैन है जो है B6 के नीचे वाले, उस पर एक लोगो लगा रहेगा जो है। अगर फ्रिज खरीदेंगे तो फ्रिज पर भी जो है इको मार्क का चिन्ह लगा रहेगा जो है, कि ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है जो है। बात समझे नहीं? पॉल्यूशन नहीं यानी ये जो भी मेरा प्रोडक्ट है, कंपनी कहे कि जो मेरा प्रोडक्ट है वह पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं करेगा, चाहे ध्वनि प्रदूषण, चाहे जो कोई प्रदूषण होगा तो उतना ज़्यादा नहीं करेगा। तो पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट को जो है इको मार्क का होल रहता है। और एक होता है एग मार्क, ये होता है गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न के लिए होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर कुरकुरे, लेज, मैगी ऐसा यूज करते हैं, आटा यूज करते हैं, दाल चावल यूज करते हैं, तो उसके पैकेट पर जानते हैं क्या मार्क लगा? ईगो मार्क, सॉरी एग मार्क, इको मार्क नहीं, एग मार्क का लोगो लगा रहेगा, उस पर बना रहेगा एग मार्क का जो है।
समझ रहे नहीं, यानी कि हाँ हमने क्या बताया जो है गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न, गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न इसी का तो चेक करने आते हैं जो है अधिकारी लोग, चेक करते हैं कि इनकर मिल जाते बस कौनो इनकर कमी मिल जाते कि उनकर जहाँ क्या करी कुरकुरे ले तुरंत देखिए ओकर लेहन ओकर बाद तुरंत देखें कि इनकर अरे भैया तो आपका जो है 2025 में एक्सपायर हुई कैसे बेचत है, ला भैया इनकर ला सैंपल ला तुरंत तेल के लिए सैंपल जोन बाटे उनकर जोन बाटे बोलिए बहुत से मिलावटी तेल मिल रहे हैं तो ओकर लगे सैंपल लेहन ओकर बताएं कि ऐसा है कि आपका तेल भी डुप्लीकेट यूज कर रहे हैं, समझ नहीं। तो बहुत सी चीज़ों को प्रोडक्ट को जो है दाल ले ही जो भी चीज़ें खाने वाली चीज़ें हैं उसको ले जा करके उसको चेक करते हैं जो है अधिकारी होते हैं, इसके लिए अधिकारी ही बनाए गए जो है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय एक सहनाई मंडी होता था जो है, समझ नहीं। तो इस तरह जो है जान लीजिए कि हर चीज़ों को जो है वहाँ पर जो है अधिकारी नियुक्त होते हैं, इसीलिए वो चेक करते हैं यही सब जो है, ठीक है ना। हाँ आप हाँ फूड इंस्पेक्टर देखा पकड़ लें, फूड इंस्पेक्टर, एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एक सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सब जो है कई प्रकार के इंस्पेक्टर होते हैं जो कि यही खाद्य की गुणवत्ता के लिए होते हैं जो है, खाद्य की गुणवत्ता की जांच के लिए ये सब होते हैं जो है। तो मैंने क्या बताया भैया, इको मार्क बताया पर्यावरण के अनुकूल, बोलिए एक मार्क बताया मैंने बताया कि खाद्यान्नों के लिए उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और एक है होल मार्क, और होल मार्क होता है सोने की गुणवत्ता। अगर होल मार्क ना लगा बटे तो एक जान लो कि निश्चित तौर पर मिलावटी है का समझ ले। अगर कह दें कि ना भैया 22 कैरेट है विश्वास जी नहीं करें अगर होल मार्क ना लगा बटे। हाँ होल मार्क उस पर रहता है। होल मार्क मतलब होता है तिरछा ऐसे बना रहता है। आप देखिए सिकड़ी अगर पहरे हो तो मन देखो ना जहाँ चौड़ा रहे तो ऊपर ऐसे बना रहे, ऐसे निशान त्रिकोणाकार जो है, हाँ उस पर लिखा रहता है होल मार्क का, उस पर होल मार्क का लोगो बना रहता है। तो सोने की गुणवत्ता को नापने के लिए होल मार्क, पर्यावरण के अनुकूल जो है इको मार्क, और खाद्यान्न के लिए जो है एग मार्क, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि भूपरपट्टी पर कुल इन्वायरमेंट चलता है क्वेश्चन, भूपरपट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको पता है कि 3 स्तर होते हैं पृथ्वी के जो है, सियाल, सीमा, नीफे। बोलिए पढ़ाया गया होगा। पृथ्वी के 3 परत होते हैं, सियाल होता है, सीमा होता है, नीफे होता है। बोलिए अगर पूछा जाए उस तरह जो है तो ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, निचले परत को मेंटल कहते हैं, और निचले परत कोर कहते हैं। तो क्रस्ट मेंटल कोर बोलिए। तो इस तरह पृथ्वी के 3 परत क्रस्ट मेंटल कोर। तो उसी कह रहे हैं कि पृथ्वी जोन यही परत वो दिखाता है जोन ऊपरा जोन बटे, इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन की मात्रा। अगर पूछे पृथ्वी में सबसे अधिक, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर जो है भूपरपट्टी पर सबसे अधिक होता है। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी के भूपरपट्टी पर सर्वाधिक है। चलिए भैया और आइए, अगर इन्वायरमेंट के अंतर्गत है तो 2-3 अनुच्छेदों को आप लोगों को रखना पड़ेगा। जैसे आपका जो है 48 का है, जैसे आपका 21 का है, तो निश्चित पढ़ना पड़ेगा। जैसे 21 के अंतर्गत ये कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया 21 का के अंतर्गत। बोलिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया, जो 21 का बना करके जो 21 का में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। इसी के अंतर्गत एक है 48 का है जो है, जिसके अंतर्गत कहा गया पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। किसके संदर्भ में हो? पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित 48 का के अंतर्गत है। ठीक है ना। इसको 2 तो निश्चित तौर पर रखिए, और तो मैंने बाकी पॉलिटिक्स के अंतर्गत और सब चीज़ों को तो पढ़ाया ही है जो है। ठीक है ना। चलिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भुलाता है तो उस वजह से लाता है। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा हाँ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया जो है। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाए। माता पिता का, अगर पूछा जाए कौन के द्वारा, तो यह 86वां मार्ग है। हाँ 86वां संशोधन 2002 के द्वारा ये भी है। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल में? 21 का के अंतर्गत है। 21 का के अंतर्गत, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आइए आप लोग, अगर पूछते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था जो है,
ध्यान दीजिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको समझ लीजिएगा। अगर पूछे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 के अंतर्गत रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंतर्गत है। कहाँ बैठे हो? हाँ, तो ब्राजील के अंतर्गत रियो डी जेनेरियो। अभी चर्चा हम इसके बारे में क्रम से करेंगे, जो है समझ नहीं समझ, कितनी चर्चाएं हुई थी इसके संदर्भ में, इन्वायरमेंट के संदर्भ में जो है, सब इन्वायरमेंट के संदर्भ में चर्चाएं अभी अल्टरनेट क्रम में करेंगे। बोलिए, अभी हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट के संदर्भ में, आ रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं। चलिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून के अंतर्गत है। तो यानी वनों के रख रखाव के संदर्भ में जो है ये संस्थान कहाँ है? तो देहरादून के अंतर्गत है। देहरादून मतलब उत्तराखंड के अंतर्गत जो है। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून के अंतर्गत है। चलिए, फिर कह रहे हैं कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को। इस तरह आपका जो है वानिकी दिवस या जल दिवस, तो वानिकी दिवस 21 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को। वानिकी दिवस 21 मार्च को और जल दिवस जो है 22 मार्च को। वानिकी दिवस 21 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को, इसको ध्यान रखिएगा। फिर चलिए आप पार्कों के अंतर्गत आइए। जैसे अगर पूछते दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी के अंतर्गत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी के अंतर्गत है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी के अंतर्गत। फिर कहते हैं काजीरंगा असम में। अगर पूछे काजीरंगा अगर असम में है तो किसके लिए है? एक सींग गैंडे के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगर पूछा जाए कि एक सींग गैंडे के लिए कौन सा फेमस है, तो काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए है। किसके लिए हो? काजीरंगा जो कि असम में है जो है, यह एक सींग गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा देखे है ना? हाँ हाँ, बस अगो ऐसी रहा था जो एक सींग गैंडा। फिर उसी के अंतर्गत है जिम कार्बेट, तो नैनीताल के अंतर्गत है। जिम कार्बेट कहाँ है? हाँ, उत्तराखंड के अंतर्गत। ये नैनीताल जो है जिम कार्बेट। हाँ, तो जिम कार्बेट कहाँ है? नैनीताल के अंतर्गत। इसको ध्यान दीजिएगा, यह पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगर पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो जिम कार्बेट था। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन रहा हो? जिम कार्बेट। चलिए, अब ये ध्यान दीजिए कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो भैया बताओ आप, प्रोटोजोआ से जैसे मलेरिया रोग आपका हो, जैसे इसके अंतर्गत पायरिया रोग। पायरिया रोग सुने हैं? दांतों में होता है। हाँ, तो ये है पेचिस हुआ, सोने की बीमारी। पेचिस भी होता है, एंटीवीबा हिस्टोलिट। ध्यान दीजिएगा, पेचिस अगर पूछे तो पेचिस समझ नहीं, तो पेचिस अगर पूछे तो जो है तो यह भी प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग जानते हैं? ये प्रोटोजोआ से होता है। इसको समझिए, मलेरिया केवल वाहक होता है। तो मलेरिया की 4 वैरायटियाँ होती हैं। प्लाज्मोडियम वायरिस होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस होता है जो है समझे, इस तरह करके 4 वैरायटियाँ होती हैं। तो यह है जो मलेरिया होता है उसमें उसका चक्र चलता है। 24 संविधान दिवस 24 है, 26 है? 24 होगा, दिसंबर होगा, जो नवंबर, सॉरी 24 नवंबर। हम भारत के लोग, ये बताइए उसका अंतिम में क्या कहा था? 26 नवंबर। हाँ, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या है तब उसमें? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तब 26 नवंबर गलत है। हाँ, गलत है एकदम। चलिए, हाँ चलिए ठीक है, उसको गलत मानिएगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो हमने क्या बताया? मलेरिया, पायरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। ये सब कौन से हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। बोलिए। हाँ, कालाजार भी है जो है, समझ नहीं? ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा सुनिए आप लोग। अगर पूछा जाए, एक हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। अब ध्यान सुनिएगा, एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। अच्छा, ये क्यों सम्मेलन हुआ था? ये पर्यावरण को अपने बचाने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। बोलिए,
पर्यावरण को बचाने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो है, जिसके अंतर्गत भैया कि आइए आप लोग चर्चा करिए इसके संदर्भ में कि हम लोगों को अपने पर्यावरण जो अंधाधुंध जो है कटाई हो रही है उसका यूज कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण जो है हम लोगों का डिसबैलेंस हो रहा है जो है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 के अंतर्गत ये हुआ जो है पर्यावरण को बचाने के लिए। इसी में क्या निर्णय लिया गया जानते हैं कि हम लोग जो है अब पर्यावरण दिवस मनाएंगे 5 जून को। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में मनाने के लिए बात किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन में बात किया गया था, समझ नहीं। इसी में जो है यूनेप की भी स्थापना हुई। यूनेप मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनेप की भी अगर पूछा जाए कि स्थापना किसमें हुआ जो है, तो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 के अंतर्गत यह आपका यूनेप की भी स्थापना हुई। किसकी हुई? तो स्टॉकहोम सम्मेलन। अब इधर देखिए, उसको छोड़िए, उसके बारे में उसको देखिए मत, हमारी तरफ देखिए, उसको बाद में देखिएगा जो है, बाद में देखिएगा, इस समय इंपॉर्टेंट चल रहा है बहुत। स्टॉकहोम सम्मेलन हमने कहा कि 1972 के अंतर्गत हुआ है जो है, यह हमने कहा कि पर्यावरण को अपने बचाना है किस तरह जो है, उसी के संदर्भ में विश्व स्तर पर सम्मेलन हुआ। उसमें जो है हमने कहा कि 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाने की भी बात किया गया कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे 5 जून के अंतर्गत जो है, समझ नहीं। इसी में हमने कहा कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप की भी स्थापना हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है। किसके हुआ? हाँ, यूनेप की भी स्थापना 5 जून के अंतर्गत पर्यावरण दिवस। ये सब जो है 1972 में एक बैठक हुआ, उसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। इसी के संदर्भ में एक 87 में हुआ, उसी कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी भी चर्चा हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसमें ओजोन क्षरण को जो है बचाने के संदर्भ में जो है बैठक हुआ मॉन्ट्रियल। अगर पूछे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक किस लिए हुआ, तो ओजोन क्षरण को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक हुई। इसी के संदर्भ में ओजोन दिवस 16 सितंबर को जो है मनाने की भी बात कही गई जो है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब है? तो 87 के अंतर्गत। बोलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 के अंतर्गत, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है प्रथम जो है विश्व सम्मेलन कहते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है ये हुआ था जो है। इसके अंतर्गत ओजोन की जो है कवच को जो है बचाने के लिए संदर्भ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक हुई जो है। तो अगर पूछे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ जो है, 87 के अंतर्गत हुआ। 87 के अंतर्गत बोलिए 87 के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसी के अंतर्गत है कि रियो सम्मेलन, हाँ, रियो डी जेनेरियो 92 के अंतर्गत हुआ। अभी चर्चा हुआ। हाँ, इसको जानते हैं, ये 1992 के अंतर्गत है। 87 के बाद 92 में हुआ रियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो कहाँ है जो है? ब्राजील में है। हमने कहा इसके संदर्भ में क्या हुआ, वही जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के अंतर्गत धारणीय विकास को जो है उसके अंतर्गत एजेंडा 21 को डिसाइड किया गया। ध्यान दीजिएगा, वही रियो सम्मेलन जो हुआ था वहाँ पर जो है ब्राज़ील में, उसी में एक सतत विकास जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उसी में एजेंडा 21 को घोषित किया गया जो है रियो सम्मेलन के अंतर्गत। तो रियो सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत मैंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी जो भी चीज़ें हैं चाहे पृथ्वी के अंदर हो, इन सब चीज़ों को जो है हम लोग ऐसा उपयोग करें जो है कि जिससे आने वाली पीढ़ियां जो है उसका खामियाजा न भुगते जो है, उसका भी लाभ हमारी पीढ़ियां भी ले जो है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप ये नहीं कह रहा है कि आप विकास मत करिए, विकास करिए, लेकिन उसको जो है सजो करके रखिए जो है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत न हो जो है। भाई आप साइड वाली चीज़ें खोजिए जो है, आप सोलर पैनल को लगवाइए, आप जो है जल का उपयोग करिए जो है। भाई समुद्र इतना बड़ा बाटे होकर जल का उपयोग करे जो बटे बोला, तो आप ज्वार भाटा का यूज करिए जो है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी के अंतर्गत रियो सम्मेलन में एक घोषणा हुई एजेंडा 21 की जो है। एजेंडा 21 पूछे कौन में भरा, तो रियो सम्मेलन के अंतर्गत रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत जो है। फिर इसी के अंतर्गत है क्योटो प्रोटोकॉल। इभरा 92 में रियो सम्मेलन, इभरा 97 क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था यह ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में हुआ था।
ग्रीन हाउस गैसें से दिक्कत हो रही है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जो है, जिससे जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे ग्लोबल वार्मिंग है जो है, इससे ध्रुवों के बर्फ पिघल सकते हैं जो है। तो अगर पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंध में है। तो भैया क्या है ग्रीन हाउस गैसों को कहा था, कटौती क्या रहा है संदर्भ में। ग्रीन हाउस गैसों को कहा गया सब लोग कटौती करिए जो है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के संदर्भ में है कि भाई आप लोग कटौती करिए, समझ नहीं। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के। रियो सम्मेलन कौन से है जो है, बोलिए। रियो सम्मेलन जो है, रियो सम्मेलन सतत विकास एजेंडा 21 जो है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संदर्भ में है जो है। पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसके संदर्भ ओजोन के जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और यूनिप की स्थापना किया गया। आप समझ गए, क्योटो प्रोटोकॉल समझ गए, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग, बोलिए। हाँ चलिए, एक हुआ था रियो, हमें 10 के बारे में जानना है और रियो 20 के बारे में जानना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, रियो 10 सम्मेलन, इसको कहते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा। एक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भरा तो हर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही रहा, लेकिन अगर कहिए रियो 10 का वन हुआ है तो रियो 10 को जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, बोला। तो रियो 10 अगर सम्मेलन पूछे तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। यो करे जस्ट जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर 87 भाव हुए, इस 97 भाव का जानना, इसको ध्यान में रखिएगा। रियो 10 सम्मेलन जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसको कहते हैं जो है। फिर आइए रियो 20 जो है, यह 2012 के अंतर्गत हुआ था। रियो 20 के अंदर क्या था कि पर्यावरण से संबंधित बैठक हुआ था। इसी में एक थीम रखा गया, द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 के अंतर्गत जो है देखा है, रियो शब्द आपने लगा हुआ था, रियो डी जेनेरियो हुए, रियो डी मतलब ब्राजील में होगा, समझ रहे हैं। तो रियो 20 भी हुआ तो उसमें द फ्यूचर वी वांट जो है इसका थीम रखा गया जो है, द फ्यूचर वी वांट। हम लोग फ्यूचर को चाहते हैं, भविष्य को चाहते हैं। ऐसा हम लोग अनाधुन पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे जो है, हॉट स्पॉट नहीं होने देंगे जो है अपने पर्यावरण को जो है, बोलिए, हॉट स्पॉट नहीं होने देंगे पर्यावरण को जो है। इसलिए हम लोगों को यह इन्वायरमेंट को बचाए रखना है जो है, भविष्य के लिए भी बचाए रखना है जो है। इसी के संदर्भ में समय पर ये सब बैठकें हुई जो है। तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो 5, रियो 10, रियो 20। ये सब रियो 5 में जो है 5% कटौती करने की बात किया गया था जो है ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में, समझ रहे हैं। अब चलिए, 2 पंचवर्षीय योजनाएं, एक प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है, एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है तो महालोनविस मॉडल पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोनविस मॉडल पर था, बोलिए। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। 2 पंचवर्षीय योजना विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो है खाद्यान्नों पर ध्यान दिया गया था, पहले हमारा पेट भरना चाहिए जो है। द्वितीय के अंतर्गत उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए जो है। तृतीय के अंतर्गत उद्योग और खाद्यान्न दोनों पर ध्यान देने की बात किया गया है जो है, समझ रहे हैं। तो इस तरह पंचवर्षीय योजनाएं कई चली। चलिए, आनुवंशिकता के पिता कौन थे, मेंडल। अगर पूछे जाए आनुवंशिकता के पिता कौन थे तो मेंडल ने 3 नियम दिया था, प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो पूछा जाएगा मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, तो मटर के पौधे पर। पूछा जाएगा मटर का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो पाइसम सटाइवम। पाइसम, हाँ, तो मटर का बॉटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम है जो है, समझ रहे ना। इसको ध्यान में रखिएगा जो है। मनुष्य में पूछेगा कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। अगर 46 जोड़ी कह देवे तो गड़बड़ा जाए, 23 जोड़ी या तो 46 गुणसूत्र बस। तो मनुष्य में जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है, 23 जोड़ी होता है। जानते हैं जो 23वां जो जोड़ी होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो 23वां लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं जो है। एक ऑटोसोम होता है, हेटेरोसोम, एक उसको लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में
यक्स वाई गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र जो है, महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र और महिलाओं में एक्स एक्स। यही जो वाई गुणसूत्र होता है यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। अगर वह जाएगा तो लड़का होगा, अगर वह नहीं जाएगा तो लड़की हो जाएगी जो है। हाँ, तो यक्स वाई जो है पुरुषों में होता है, तो वही वाई गुणसूत्र ही डिसाइड करता है। तो महिलाओं में यक्स यक्स गुणसूत्र और पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र होता है। इसको ध्यान में रखिएगा जो है, ठीक है ना। अच्छा, पूछते कि अगर अंतरिक्ष में जो है जो यात्री होते हैं किस शैवाल को ले जाते हैं? अंतरिक्ष में यात्री अपने साथ कौन सा शैवाल ले जाते हैं जरूरत पड़ने पर? भैया ऐसा ना हो सकता है माल हमारे कुल मशीनरी फेल होगी, माल हमारा ऑक्सीजन खत्म होगी। अब बोला अंतरिक्ष में ऑक्सीजन खत्म होगी, मान लो हमें भोजन की जरूरत पड़ी है, कुल तोहार भोजन खत्म होगी, तोहार जैसे उनका नहीं हुआ था, अभी आई थी जो है उनका जो है सब बिगड़ गया था, 1 महीने एक्स्ट्रा रही जो है वहाँ पर जो है, तो ये मान लो 1 महीने रहे, तो मान लीजिए और भी अगर हाँ तो हम कह रहे हैं कि किस लिए क्लोरेला पौधे को जो है ले जाते हैं। जो क्लोरेला पौधा होता है ध्यान दीजिएगा, उसको वहीं पर एक टैंक में उगाया जाता है, टैंक में। और सुनिए, जरूरत पड़ने पर उसको ऑक्सीजन के रूप में भी यूज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसको खाया भी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला पौधे को इसीलिए ले जाते हैं, जरूरत पड़ने पर उसका ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ऑक्सीजन भाई पौधा है तो ऑक्सीजन निकालेगा ना, तो ऑक्सीजन निकालेगा तो उसको सनलाइट तो पड़ेगा ही, सनलाइट में जो है ऑक्सीजन निकलेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर वो खाया भी जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर जो है उसका जो है ऑक्सीजन में, इसीलिए क्लोरेला पौधे को जो है अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं। अब चलिए, श्वेत रुधिर का जीवन काल कितने दिन होता है? 2 से 4 दिन। अगर पूछे श्वेत रुधिराणुओं का जीवन काल कितने दिन होता है, तो 2 से 4 दिन श्वेत रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। अगर ये पूछा जाए कि लाल रुधिराणुओं का जीवन काल, तो 120 दिन, 120 दिन जो है लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। कितने दिन? 120 दिन जो है लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। चलिए, तो इसको ध्यान में रखते हैं। और जानते हैं रक्त के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ। अगर पूछा जाए भैया सर्वदाता, तो ओ रुधिर वर्ग सर्वदाता है, ओ रुधिर वर्ग सर्वदाता है। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही पूछा जाता है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितना चर्चा करता है पूरा निचोड़ आज चर्चा करता है, समझ लिए, विज्ञान के और इन्वायरमेंट के। हाँ, इसको बैठे रही खत्म हो जाए। ए बी सर्वग्राही है, ओ का वो है सर्वदाता, तो सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही है। चलिए ठीक है, अब आइए जो है, अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथ है, बोलिए। हाँ, तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जो है। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको ध्यान में आप रखिएगा जो है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिए। चलिए, अगर आप पूछा जाए कि मैंने उसको पढ़ाया भी है, पित्तरस कहाँ बनता है और पित्तरस कहाँ स्टोर होता है? स्टोर होता है पित्तरस पित्ताशय में, बनता है यकृत में। बहुत इंपॉर्टेंट बात का समझ लें, पित्तरस बनता है यकृत में, स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्तरस बनता है यकृत में लेकिन स्टोर होता है पित्ताशय के अंतर्गत, इसको ध्यान रखिए। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दीजिए भैया एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है? या इससे ऊर्जा मिलती है, जब इसका दहन होता है तो ऊर्जा मिलती है। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, एटीपी को ऊर्जा का दलाल भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। समझ रहे? अगर ये पूछ दिया जाए कि अगर ऊर्जा तो मिलती है, कौन सी चीज़ों को खाने से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? वसा को खाने से, वसा को खाने से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। उसके 1 ग्राम से जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना हो? 9.3 कैलोरी मिलता है जो है वसा से। अगर पूछा जाए सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे उसके बाद प्रोटीन से भी मिलता है ऊर्जा, बोलिए कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है वसा, लेकिन इससे कम मिलता है। अरे भाई, वही कार्बोहाइड्रेट चावल ही है, क्या और क्या है? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट चावल ही है। तो प्रोटीन से भी मिलता है ऊर्जा,
कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है ऊर्जा, सुनिए, और उसके बाद जो है मैंने कहा वसा से, तो वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है। बोलिए हाँ। चलिए अब ध्यान दीजिए, जैसे अगर पूछ दिया जाए विटामिन ए का पूरा नाम, बी का नाम क्या है, 6 का नाम, B12 का नाम, विटामिन सी का नाम, विटामिन के का नाम, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का नाम थायमिन, B2 का नाम राइबोफ्लोविन, B6 का नाम पैराडॉक्सिन। अगर पूछे विटामिन ए का नाम थायमिन, विटामिन B1 का नाम बोलिए हाँ रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, सॉरी विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, B1 का नाम राइबोफ्लोविन, थायमिन और B2 का नाम राइबोफ्लोविन, ठीक है ना इसको, और B6 का नाम पैराडॉक्सिन और B12 का नाम साइनोकोबालामिन। तो B12 का नाम साइनोकोबालामिन है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जाता है। अब विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल भी कहते हैं, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए मनुष्य में ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में कुछ लिंग संलग्न रोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में कुछ लिंग संलग्न रोग होते हैं। क्या होते हैं? लिंग संलग्न रोग होते हैं। भैया कौन कौन लिंग संलग्न रोग होते हैं? जैसे इसके अंदर वर्णांधता पूछ देता है कि कौन सा लिंग संलग्न रोग है, जैसे हीमोफीलिया, ध्यान दीजिएगा, वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कट उठ गया था तो उसके बाद हाँ थक्का नहीं बनता है, तो एक रानी रहे उनके यही रहा रोग। हाँ तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया रोग बोलिए ये आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया रोग, वर्णांधता और टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब लिंग संलग्न रोग हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी बोली भाई, सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की हड्डी है। एक ध्यान दे रहा जो हड्डी। मनुष्य का दंत सूत्र बताइए, कहाँ से अगर 32 अगर है दांत जोन बटे तो ओकर दंत सूत्र हो न हो। ध्यान दे, इधर देखा पहले सुनिए, दांत के सीधा इधर देखिए, अरे इधर देखा पहले, दांत के जो यहाँ बीचों बीच है देखा है, इधर देखा दांत देखा है, अपन दांत देख ले जाए, हे या बीचों बीच देखा दांत है देखा है, यही के एहर एक वेराइटी, एहर एक वेराइटी, ध्यान दे, यही के एहर एक वेराइटी, यही के एहर एक वेराइटी। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, किंतक, रत्नक, चौवाड़क और अग्र चौवाड़क। बोलिए तो इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, यहीं से डिफरेंस होता है। अगर ध्यान दे, यहीं की बात जो बटे 4 वेराइटी हो जाती है, यहीं की बात 4 वेराइटी ना, यह कुल 4 वेराइटी एक के ऊपर ही होता है। ध्यान दे, यहीं की बात 4 वेराइटी, यहीं की बात 4 वेराइटी, समझ रहे नहीं? तो ध्यान दीजिए, एक सूत्र याद कर ले, 21 23 बटा 21 23 गुणे 2 है भाई, 2 वेराइटी होता ना। ध्यान दे, देखा एक ऊपर हो गए, एक ये हो 2 हो गए, फिर एहर हो गए, एहर हो गए, बोला हो 21 23 बटे 21 23। ध्यान दे, 21 23 बटे 21 23 और गुणे 2 कह दी है। कहाँ से कि एक जब जोड़बा कुल तो जो बटे 16 होता है, तो 16 दूनी 32 करबे तब तो हुए ना, बोला हाँ। तो 21 23 बटा 21 23, 21 23 बटा 21 23, एक का ध्यान दे रहा है। चलो ठीक भैया, अब सुनो, रक्त का पीएच मान 7.4। अगर पूछ जाए पेशाब का पीएच मान 6, तो पीएच पेशाब का जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7। चलिए अगर पूछा जाए भैया कजरी कहाँ होता है, कजरी तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगर पूछे सोहर कहाँ होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में होता है। कजरी अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश में, कजरी देखा गांव में कजरी नहीं होता है। हाँ कजरी देखा गांव पहले अब तो कम हो गए, जानते हैं गांव के लोग जानते हैं, रात भर कजरी गाँव खूब कजरी गाँव जाए सब दुआरे कजरी गाँव। अब तो मान लीजिए महिलाएं उस पर जब झूलती हैं, उस पर जो है हाँ झूलत थी तब कजरी गावत थी जोन बटे। कजरी गाना है,
हम बता दी गाय के, हम कैसे बता दी भैया कजरी। सुनिए, तो कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगर पूछा जाए कि सोहर बिहार, सोहर जानते हैं, लड़के बच्चा होते हैं तो सोहर गाय जाता है, समझ नहीं? हाँ देखा, ध्यान दे रहे। चला, बिहू असम का है, बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप बताओ। द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री, हाँ बोलिए, हाँ इसको ध्यान में रखिएगा जो है, तो समझ रहे नहीं? तो गोविंद वल्लभ पंत याद किए रखिए, बहुत पूछता है जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। चलिए, अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। हाँ, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अगर पूछा जाए भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, तो प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उसके ध्यान दीजिएगा जो है, ठीक है ना इसको। चलिए, अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, छोड़ दे क्या हो? चलिए ठीक। अब आप लोग, ये लोग कह रहे हैं छोड़ दीजिए, तो क्या करें? हम तो सोच रहे 100 क्वेश्चन तो करवा ही दिए। चलिए ठीक है, आप लोग बैठे रहिए। चलिए, हमने कहा एक जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ था जो है, सुनिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, समझे नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। कब किया गया हो? 24 अक्टूबर 1945 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत एक सुरक्षा परिषद की स्थापना किया गया। सुरक्षा परिषद में दो होता है, एक अस्थायी सदस्य, एक अस्थायी सदस्य। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थायी में 5। अगर टोटल पूछा जाए 15, सुरक्षा पूछ देता है सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। अगर पूछा जाए अस्थायी 5, अस्थायी 5, अस्थायी 10, हाँ कुल 15। इसको ध्यान में आप लोग रखिए। चलिए, अब ये कह रहा है कि अभी बताया मैंने, विश्व पर्यावरण दिवस को बोला है 5 जून को, जो है ओजोन दिवस बोला है 16 सितंबर, याद किए रहा जोन बाटे। हाँ इसको ध्यान। अब यह क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंजाइम जो हमारे शरीर में निकलता है उसकी क्रियाशीलता कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे बेस्ट होता है? हाँ, हमारे शरीर में एंजाइम निकलते हैं ना, आमाशय, जिसे आमाशय से निकलता है, आपके जो है ग्रहणी वाले पैंक्रियास से निकलता है। वो कह रहा है कि कब कितना टेम्परेचर हो कि बेस्ट एंजाइम निकलेगा, टेम्परेचर की मात्रा। हाँ, कितना तापमान रहा है कि अगर शरीर के ये 25 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ नहीं 25 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो है सबसे बेस्ट निकलता है। तब समझ नहीं? तो एंजाइम सबसे बेस्ट 25 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस सबसे। चलिए, आप लोग जानते हैं मरुद्भिद पौधों का नाम सुने होंगे, जीरोफाइट पौधों का जो है, बोलिए। तो मरुद्भिद में पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। सुन लो, मरुद्भिद में पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। मरुद्भिद पौधों में पत्तियां क्या किस में बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर पूछ दीजिए लाइकेन क्या है? हाँ, शैवाल और कवक दोनों जब एक दूसरे से सिम्बियासिस के रूप में रहते हैं, शैवाल और कवक सहजीवी, यानी वही सहजीवी के रूप में रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जो है लाइकेन कहते हैं। समझ नहीं? तो लाइकेन उसको कहते हैं जहाँ पर शैवाल और कवक जो है सहजीविता के रूप में एक दूसरे का भरण पोषण होता रहे, उसे लाइकेन कहते हैं। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। लाइकेन भी जो है प्रदूषण का जो है इंडिकेटर भी है। हाँ, इसको समझिएगा। चले, कवक का किसी जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? कवक अगर किसी के साथ अगर कवक साथ साथ रहता है तो उसको क्या कहते हैं? अगर कोई पेड़ बाटे हम जाके कवको घुस के में अपन बैठा बाटे, आराम से हो बंसी बजावता है और काम चलत बाटे पेड़ से, ध्यान दीजिएगा। कोई पेड़ है बहुत बड़ा जो है, उसमें जाकर के कवक भी हो गया, वो काम चलता है, बैठा हुआ, उसको कहते हैं माइकोराइजा।
हाँ, समझ रहे नहीं, पौधे और कवक के जो है सहजीवन को माइकोराइजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो माइकोराइजिया कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा जो है, ठीक है ना। हाँ, अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, अगर पूछा जाए एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड, एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा या सीधा? एक वृक्ष है, एक वृक्ष, जैसे देखा था आम और पीर पीर लटका बटे आमे के, एक वृक्ष के अगर कुछ संख्या का पिरामिड, जीव भार का नहीं पूछ रहे हैं, अगर संख्या का पिरामिड रहेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा? बोलिए, बोला? नहीं नहीं नहीं, अब सुनिए, अगर पूछ रहा है संख्या, तब वो आधार की तरफ रहेगा। पहले बात तो मेन समझिएगा, अगर उसने पूछा कि संख्या का पिरामिड, तब वो संख्या किधर रहेगा? आधार की तरफ। जैसे ऐसे बन रहा है, आधार किधर होगा? नीचे वाले भाग में, बॉटम वाले भाग में होगा, समझ रहे? तो संख्या आधार की तरफ रहेगा, जिसकी ज़्यादा संख्या रहेगी आधार की तरफ रहेगा। तो ये बताइए, वृक्ष तो एक है तो संख्या उसकी ज़्यादा तो रहेगी नहीं, क्योंकि वृक्ष पर जो है चिड़िया है, एक वृक्ष है तो संख्या तो एक है, लेकिन वृक्ष पर जो है अगर उस पर बैठी चिड़िया हो सकता है 50 हो सकते हैं, लेकिन चिड़ियों पर जो है बहुत से कैटरपिलर रहते हैं, जुआ रहते हैं, तो एक एक चिड़िया सौ पता लाग जुआ रहे जोन बाटे, बोला हो? तो ये बताइए, तो एक वृक्ष कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, वृक्ष का जो है नीचे बनेगा, उसका जो है एक वृक्ष नीचे रहे, दूसरे नंबर पे चिड़िया रहे, और ओकरे आधार पर जोन बाटे, जोन आधार ऊपर बने, ऊपर रहे जी कैटरपिलर। सुना था ना हो? तो आधार पर जो है कैटरपिलर होगा, दूसरे नंबर पर जो है चिड़िया होगी, और एक वृक्ष जो है नीचे होगा। तो संख्या पिरामिड अगर पूछे तो जो चीज़ पूछे तो है वो आधार की तरफ होगी। पहले बात यह मोट जाना का कहे हो, जौन चीज़ पूछत रहे वो आधार की तरफ रहे। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ के जीव भार का पिरामिड बताइए। हाँ, जीव भार का पिरामिड बोला, तब जानता का हो जाए, सीधा हो जाए। कहीं जानता है? देखा, सुनो, पहले जीव भार शब्दावली बोलता है, हमने कहा अगर जो चीज़ बोले वो नीचे हो जाए, बोला। और एक पेड़ बताओ, एक पेड़े पे अगर ओका काट अगर ओका तौलबत बताओ कई क्विंटल जाए न हो, लेकिन अगर ऊपर 50 चिड़िया बैठे हैं तो वजन देखो कितना होए, 10 किलो 20 किलो होए। तो बताओ वजन पेड़े के भय कि चिड़िया के भय? बोले पेड़ कौन हो, आधार की तरफ हो गया, बोला हो? तो पेड़ आधार की तरफ हो गया, बोलिए। और उसके बाद जो है चिड़िया जो है कम है, जो है वजन होकर देखो जो बाटे का के कम रहे, और ऊपर कैटरपिलर अगर कुल ताउल हो तो ओकर जीव कितना रहे जो वो और कम रहे जो बाटे, बोला। तो यही कह रहे जीव भार का पिरामिड, एक पेड़ के जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? जो सीधा होगा। जो कैसा होगा? सीधा होगा, क्योंकि आधार की तरफ वो है, जो आधार की तरफ रहेगा तो नीचे होगा, जो ठीक है ना। तो जीव भार रहे तो आधार पर सीधा होगा। चलिए, अब सुनिए, अब अगर पूछ दिया जाए एक तालाब के संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? ध्यान दीजिएगा, एक तालाब है उस पर संख्या का पिरामिड अगर बनेगा तो कैसा बनेगा? संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा तालाब का जो है? अब इसको आप लोग बताइए, संख्या का पिरामिड है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा। आप लोग उत्तर देते रहिए, बोलिए। संख्या का पिरामिड हमें बताइएगा। हाँ, तो वही तो जरा आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए कि आखिर संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा सीधा, जरा उसको चित्र के रूप में आप लोग जरा बनाइए, और उसके बाद तब वही हमें बताइए जरा संख्या का पिरामिड। चलिए, मन नहीं लगा था? चलिए भाई, ये लोग कह रहे हैं मन नहीं लगा। हाँ बोलिए, 5 मिनट है कह रहे हैं लोग।
हाँ चल, अच्छा सुन लो, संख्यक पिरामिड तालाब के सुन ले, बस ये छोड़ देते, सुन ले। अच्छा ये बताओ, 1 किलो ले ले, सुनो पहले, 1 किलो ले ले शैवाल, 1 किलो ले ले छोटकी मछली और 1 किलो ले ले बड़की मछली, बोला हो? सुना, अगर तू संख्यक पिरामिड पूछता है तो जेकर संख्या ज़्यादा रहे नीचे रहे ना, ती बताओ 1 किलो अगर शैवाल ले ली है, घास ले ली है उथा वाला, 1 किलो कई शैवाल रहे, कई उठ रहे, सैकड़न ही रहे, तू आधार की तरफ हो जाए। नहीं, हमने क्या बताया, जो है संख्या की पिरामिड की बात कर रहे हैं, संख्या की, जीव भार का ना बात करते ही, ध्यान दे रहे हैं। तो अगर 1 किलो शैवाल ले लेबे तो बताओ, और मछली कम पड़ है ना, अगर शैवाल ले लेबे ज़्यादा हो जाए, छोटकी अब बड़की मछली 1 किलो ले लेबे तो बताओ 1 किलो की एक मछली है, और 1 किलो वाली अगर कुल 1 किलो ले, पहले बात समझे, 1 किलो कुल भी है, 1 किलो शैवाल बा, 1 किलो मछली बाटे, 1 किलो बड़की मछली है, 1 किलो मछली छोटकी मछली कईयो मछली है, और 1 किलो मछली में जो बाटे बड़की मछली एक ही है, और शैवाल जो बाटे कईयो उठी है, बोला हो? तो जौन एक संख्या ज़्यादा रहे नीचे, तो नीचे मतलब होता है कि आधार नीचे होगा, आधार नीचे होगा, बोला? और ऊपर मछली हो जाए, और ऊपर बड़की मछली हो जाए, तो यहाँ पर जो है आपका सीधा बनेगा। लेकिन अगर जीव भार के पिरामिड अगर पूछबे, उल्टा बन जाएगा, समझ लें, बोला हो? तो जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा, इसको समझ। चलिए बस कर रहे हैं, चलिए ठीक।